हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक की ईवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली ईवी ट्रेनर। आज का जो हमारा वीडियो है वो ओला ईवी चार्जर में यूज़ होने वाले फ्लाईबैक एसएमपीएस के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि ओला के जो ईवी चार्जर आते हैं वो चार्जर में क्या कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कैसे वो चार्जर वर्किंग मोड में यानी चार्जिंग मोड में जाता है, कैसे वो चार्जिंग स्टार्ट करता है। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लेकिन ओला चार्जर का जो पहला स्टेप होता है फ्लाईबैक एसएमपीएस। फ्लाईबैक एसएमपीएस का मतलब होता है कि एक हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की सप्लाई को जनरेट कराया जाता है, यानी स्टेबल एसी को अगर देखा जाए तो इसको आउटपुट डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। मोस्टली चार्जर की कंपनियां फ्लाईबैक एसएमपीएस का यूज़ करती हैं। फ्लाईबैक एसएमपीएस एक ऐसा एसएमपीएस है कि कोई भी अगर हम चार्जर की बात करें तो चार्जर में दो सेक्शन होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में अगर देखेंगे तो हाई वोल्टेज यूज़ किया जाता है, जैसे प्राइमरी में एसी प्लस डीसी होता है, डीसी से 300 प्लस डीसी बनाए जाते हैं। और अगर सेकेंडरी में देखेंगे तो सेकेंडरी में नॉर्मली जो आईसियाँ लगी होती हैं वो 12 वोल्ट से ऑपरेट होने वाली आईसी लगी होती है, 5 वोल्ट से ऑपरेट होने वाली आईसी होती है, 3.3 वोल्टेज से ऑपरेट होने वाली आईसी सेकेंडरी में यूज़ की जाती है। चार्जर का एक रूल है कि चार्जर में क्या होता है, एक कंट्रोलर आईसी होती है। कंट्रोलर आईसी का काम क्या होता है कि पूरे चार्जर को कंट्रोल करना, किस सर्किट को कब चालू करना है, किस सर्किट को कब ऑफ करना है, कब क्या करना है, वो सारा डिसाइड करने वाली कंट्रोलर ऐसी होती है। अगर हम नए चार्जरों की अगर बात की जाए, जैसे कि पहले के चार्जर होते थे उसमें हाफ ब्रिज एसएमपीएस का और फ्लाईबैक एसएमपीएस का यूज़ करके चार्जर को ऑन कंडीशन में लाया जाता था। फ्लाईबैक एसएमपीएस का काम क्या होता है कि एसी सप्लाई देते ही वो 300 प्लस डीसी से स्विचिंग करती थी, और जब वो स्विचिंग मोड में जाती थी तो वो 12 से 14 वोल्ट की सप्लाई आउट करती थी, जो सेकेंडरी में लगे हुए ए टू जेड सेक्शन को एक्टिव वोल्टेज प्रोवाइड की जाती थी। उसी में कंट्रोलर आईसी को रेगुलेटर आईसी के द्वारा 5 वोल्ट या 3.3 वोल्टेज की सप्लाई दी जाती थी। जैसे कंट्रोलर आईसी ऑन होता है, अपने अंदर के ऑसिलेटर सर्किट को चालू करेगा, उसका पहला ही यही काम होता है कि वो अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज को रीड करना कि प्राइमरी में एसी कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है, सेकेंडरी में बैटरी लगी है कि नहीं लगी है। इस दोनों सप्लाई को रीड करना कंट्रोलर आईसी का मेन काम होता है। अगर इन दोनों सप्लाई में से किसी भी सप्लाई की अगर प्रॉब्लम होती है तो कंट्रोलर आईसी रीड कर लेता है कि इस सर्किट में आपका वोल्टेज नहीं कनेक्ट है, यानी बैटरी या प्राइमरी में एसी आपका कनेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से कंट्रोलर आईसी क्या करती है कि ड्राइवर सेक्शन को चालू करना बंद कर देती है। क्योंकि अगर किसी भी चार्जर में देखेंगे तो मेन सेक्शन अगर देखा जाए तो वो ड्राइवर सेक्शन होता है, क्योंकि अगर ड्राइवर सेक्शन आपका काम करेगा तो प्राइमरी सर्किट स्विचिंग मोड में जाएगी और मेन ट्रांसफार्मर चालू होगा और सेकेंडरी में चार्जिंग वोल्टेज देखने को मिल जाता है। बाकी उसमें आउटपुट के बाद रिले की प्रॉब्लम आना, एम्पियर की प्रॉब्लम आना, फैन की प्रॉब्लम आना, चार्जर कट ऑफ की प्रॉब्लम आना, वो अलग प्रोसेस होता है, वो उनके सर्किट के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। लेकिन जो चार्जर है, चार्जर को अगर एसी डीसी दे रहे हैं, अगर प्राइमरी में जो PWM मॉसफेट लगे होते हैं अब वो स्विचिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेन टारगेट यही होता है। तो अगर हम ओला चार्जर की बात करें तो ओला चार्जर में देखेंगे 2 एसएमपीएस का यूज़ किया है इन्होंने, और तीन प्रिंसिपल का यूज़ किया है ओला की ईवी चार्जर में। पहला इन्होंने यूज़ किया पीएफसी सर्किट। पीएफसी सर्किट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में देखेंगे तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका पोलराइज कैपेसिटर या कैपेसिटर कह सकते हैं, और एक होता है कॉइल। ये दोनों कंपोनेंट मिलके क्या करते हैं, वोल्टेज एम्पियर का कोऑर्डिनेशन बिगाड़ देते हैं। उसी वोल्टेज एम्पियर के कोऑर्डिनेशन को ठीक करने के लिए पीएफसी सर्किट का यूज़ किया जाता है, ताकि लोड जो लगा होता है उसमें लोड स्मूथ तरीके से काम कर सके। अगर जिसमें पीएफसी सर्किट नहीं है उसमें देखेंगे लोड जब भी वर्क करता है तो एक्स्ट्रा बहुत सारी वोल्टेज लेकर फिर वो लोड ऑपरेट होता है, यानी लोड वर्किंग कंडीशन में जाता है। इसीलिए अब सारी कंपनियां क्या करती है, पीएफसी सर्किट का यूज़ करती है। अगर पीएफसी सर्किट काम नहीं करेगा तो आपका कोई भी सर्किट काम नहीं कर सकता है। जैसे पीएफसी सर्किट का वर्किंग प्रिंसिपल होगा कि अगर पीएफसी सर्किट काम करेगा तभी आपका पीडब्ल्यूएम ड्राइवर सर्किट काम करेगा, अगर पीएफसी सर्किट वर्क नहीं करेगा तो ड्राइवर सेक्शन आपका वर्क नहीं करेगा। तो ओला के चार्जर में ये जो फ्लाईबैक एसएमपीएस का यूज़ किया है, आज इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बहुत सारे चार्जरों में फ्लाईबैक एसएमपीएस का यूज़ किया जाता है, इसकी अलग अलग आईसियाँ आती है, और स्पेशली इसका काम क्या होता है कि ये 300 प्लस डीसी पे वर्क करता है, और वर्क करने के बाद ये क्या करता है कि आउटपुट में लगे या प्राइमरी में जो भी आईसी लगी है जिसको बीसीसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, उस बीसीसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट को या आउटपुट में लगे हुए आईसी को एक्टिव करने के लिए
इस सर्किट का यूज़ किया जाता है। तो फ्लाईबैक एसएमपीएस काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि चार्जर अगर ऑन होता है, चार्जर के सारे सेक्शन एक्टिव होंगे तो वो फ्लाईबैक एसएमपीएस से एक्टिव होंगे। अगर फ्लाईबैक एसएमपीएस आपका वर्क नहीं करेगा तो चार्जर आपका डेड कंडीशन में जाता है, और फिर हमें स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना होता है कि अगर चार्जर डेड कंडीशन में है तो कहाँ से प्रॉब्लम आती है। तो चार्जर का पहला रूल यही है कि सबसे पहले अगर आप एसी सप्लाई देते हैं ओला के ईवी चार्जर में या अदर कोई भी चार्जर में जिसमें पीएफसी बेस यानी हाई स्विचिंग की सर्किट देखने को मिलती है, तो सबसे पहले जो सर्किट काम करता है वो फ्लाईबैक एसएमपीएस काम करता है। अब बहुत सारे चार्जर में देखते हैं कि एसी सप्लाई में ही आपने देखा होगा कि वहाँ पे रिले का यूज़ कर लिया जाता है। तो रिले का भी यही रूल होता है कि अगर रिले प्राइमरी सर्किट में एसी की लाइन न्यूट्रल में यूज़ है तो इसका मतलब यही होता है कि सबसे पहले हमें रिले को चालू करना होगा। जब रिले चालू होगा तो ब्रिज को वोल्टेज मिलेगी, ब्रिज को वोल्टेज मिलेगी तो वो पीएफसी को देगा, और पीएफसी क्या करेगा, उस वोल्टेज को एमएफसी तक पहुंचाने का काम करेगा। ये सर्किट होती है, ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सर्किट चलती है। लेकिन बड़े चार्जरों में देखेंगे तो वहाँ पे एसी की लाइन न्यूट्रल में रिले का यूज़ कर लेते हैं। बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, ब्रिज के बाद रिले यूज़ करती है, मतलब एमएफसी को एक दूर कर दिया गया है। पहले क्या होता था, ब्रिज एमएफसी दोनों साथ में मिलकर काम करते थे, अभी इन्होंने क्या कर दिया, बीच में और रिले का यूज़ करना शुरू कर दिया है। रिले का यूज़ करने का मेन टारगेट यही होता है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे चार्जर आपके पास आते हैं रिपेयर होने के लिए। जब भी आप रिपेयर करते हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपने रिपेयर किया और उसके बाद जैसे ही आप एसी सप्लाई लगाते हैं, एक एसी सप्लाई लगाते ही फ्यूज आपका बार बार ओपन हो जाता है। तो अगर बार बार फ्यूज ओपन हो रहा है और जब भी फ्यूज ओपन होगा तो पीडब्ल्यूएम मॉसफेट को शॉर्ट कर देता है, यानी पीडब्ल्यूएम मॉसफेट खराब हो जाता है। तो ये क्या होता है, एक सर्किट होती है। अगर इस चीज़ को, अगर हमें एसी लाइन को समझना है, अगर उस सर्किट को समझ जाएंगे तो आपके पास जो भी चार्जर आएंगे कभी भी मॉसफेट आपका शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि एक पावर का झटका लगता है। पावर का झटका मतलब ये होता है कि जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है वो एम्प्टी होता है। जैसे ही पावर दिया जाता है सर्किट में, ब्रिज अपना काम करता है। ब्रिज के बाद एमएफसी क्या करती है, स्पीड पकड़ने की कोशिश करती है, वो स्पीड से अपने आप को चार्ज करने की कोशिश करती है, और उसी स्पीड के चार्ज में क्या होता है, लाइन न्यूट्रल की स्पीड बढ़ जाती है, एम्पियर वोल्टेज ज़्यादा आने लगते हैं जिससे फ्यूज उड़ जाता है। और जब फ्यूज उड़ जाता है तो कैपेसिटर जब तक बहुत सारे वोल्टेज को अपने अंदर स्टोर करके मेन मॉसफेट को शॉर्ट कर देता है। ये प्रॉब्लम आती है, इसको पावर झटके के नाम से जाना जाता है। अचानक झटका लेना है, उसमें बहुत सारा वोल्टेज एम्पियर क्या होता है, एक साथ पास हो जाता है, जिससे फ्यूज और मॉसफेट बार बार शॉर्ट होते हैं। तो अगर किसी भी चार्जर में ये प्रॉब्लम आती है, तो ये जो प्रॉब्लम आती है, फ्यूज बार बार उड़ना, मॉसफेट उड़ जाता है, तो वो मेन प्रॉब्लम जो होती है वो मेन फिल्टर कैपेसिटर की होती है, क्योंकि वो स्पीड से चार्ज होने की कोशिश करता है। और इस प्रॉब्लम को, यानी इसको ख़त्म करने के लिए आपने बहुत सारे चार्जर में देखते हैं कि एनटीसी का यूज़ किया जाता है। एनटीसी लगभग 12 ओम या 15 ओम का एनटीसी होता है, उसमें उसका खुद का रेजिस्टेंस होता है। तो वो यही काम करता है कि जब भी आपका एसी सप्लाई दिया जाता है, मेन फिल्टर कैपेसिटर चार्ज होने की कोशिश करता है। एनटीसी क्या करता है, लाइन न्यूट्रल की स्पीड को, जिस भी सप्लाई में लगा होता है उसकी स्पीड को रोक देता है, यानी स्पीड को नॉर्मल तरीके से पास करता है, जिससे फ्यूज और मॉसफेट बार बार शॉर्ट नहीं होते हैं। इसीलिए आजकल बड़े बड़े चार्जरों में देखेंगे तो रिले का यूज किया जाता है, वहाँ पे एनटीसी रिले दोनों का यूज किया जाता है। ये होता है, अगर रिले अगर एनटीसी की बात करेंगे प्राइमरी सर्किट में अगर लगी, तो उसका रीजन यही होता है कि आपके मेन पीडब्ल्यूएम मॉसफेट सेक्शन को बचाया जाता है, कि ताकि ये बार बार मॉसफेट आपके ख़राब ना हो, क्योंकि ये महंगे भी होते हैं मार्केट में, तो इसलिए बार बार ख़राब होंगे तो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है रिपेयरिंग, चार्जर रिपेयरिंग। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आज हम समझेंगे सबसे पहले ओला ईवी चार्जर में फ्लाईबैक एसएमपीएस के बारे में, क्योंकि जब भी हम एसी सप्लाई देते हैं इस चार्जर को, तो सबसे पहले जो सर्किट काम करता है वो फ्लाईबैक एसएमपीएस काम करता है। फ्लाईबैक एसएमपीएस में यहाँ पे देखेंगे तो एक 8 पिन की आईसी लगी होती है। बहुत सारे चार्जर में आपने देखा होगा वहाँ पे वाइपर 22 ये मॉसफेट आईसी लगाई जाती है, या वाइपर 27 ये आईसी का यूज़ किया जाता है। बहुत सारी आईसियाँ हैं जो इस एसएमपीएस में यूज़ की जाती हैं। तो हम इसमें समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये एसएमपीएस चालू कैसे होता है और कैसे ये 12 वोल्ट 14 वोल्ट की सप्लाई आउट करके ए टू जेड सेक्शन को एक्टिव वोल्टेज देता है। तो चलिए, जैसा कि हमने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे जो एमएफसी है, हमने यहाँ पे ब्रिज के बाद की वोल्टेज नहीं लिया है, क्योंकि ब्रिज के वोल्टेज से ऑपरेट नहीं होता है। जैसे कि हमने अभी बताया था कि अगर लिथियम चार्जरों की हम बात करें, तो जब भी आप चार्जर में एसी सप्लाई देते हैं तो इसके दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो एसी के लाइन न्यूट्रल में
बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, यहाँ पे रिले का यूज़ कर देती है। अगर बीच में रिले का यूज है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से तो फ्लाईबैक एसएमपीएस को चालू किया जाएगा, कहीं ना कहीं से तो उसको ऑपरेट कराया जाएगा। या तो एसी के लाइन न्यूट्रल से सप्लाई को लेकर रेक्टिफायर डायोड को लगाकर इसको वोल्टेज प्रोवाइड किया जाएगा। या बहुत सारे चार्जरों में अगर देखेंगे, अगर रिले भी यूज किया जाता है तो वहां पे अगर देखेंगे लाइन न्यूट्रल में अगर रिले का यूज किया गया है या ब्रिज के बाद भी यूज किया जाएगा तो यहाँ पे रिले से पहले एक एनटीसी लगाई जाती है। एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये एनटीसी का काम क्या होता है कि लोड को कनेक्ट करने का काम करता है, मतलब एक बार के लिए वोल्टेज पास कर देगा। जब आगे वाली सर्किट आपकी क्या होती है, वर्किंग में जाती है, तो एनटीसी अपने रेजिस्टेंस को बढ़ा लेता है जिससे सप्लाई ब्रेक हो जाती है। यानी ब्रेक तो नहीं होती है, यानी ये अपने रेजिस्टेंस को इतना हाई कर लेगा कि पूरा लोड क्या करेगा, रिले को दे देगा। फिर रिले आपका एक्टिव होता है, फिर लाइन न्यूट्रल की सप्लाई आगे ब्रिज तक पहुंचाई जाती है। तो मतलब इस चार्जर में अगर देखेंगे तो वही प्रिंसिपल का इन्होंने यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे रिले भी यूज किया है और एनटीसी का भी यूज किया है। इसका मतलब ये है कि एनटीसी सप्लाई को पास करने का काम कर रही है। यानी जब भी हम एसी सप्लाई देंगे तो लाइन न्यूट्रल की सप्लाई ब्रिज तक आसानी से चली जाती है। रिले कब एक्टिव होगा, जब आगे वाला सर्किट आपका वर्किंग में आएगा, क्योंकि एनटीसी अपने रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा और जब ये बढ़ाएगा तो सारा लोड किस पे पड़ेगा, रिले पे पड़ेगा। फिर रिले क्या होता है, एक्टिव मोड में आ जाता है। बहुत सारे चार्जर में देखेंगे तो रिले को ऑपरेट करने के लिए स्पेशली आईसी लगाई जाती है कि जब वो आईसी इस रिले को चालू करेगी तभी रिले चालू होगा और लोड मतलब आगे सप्लाई आपकी पास कराई जाती है। तो यहाँ पे सेम इन्होंने प्रिंसिपल का यूज किया है कि जब भी हम चार्जर को एसी सप्लाई देते हैं तो एसी सप्लाई लाइन न्यूट्रल की सप्लाई अपने लाइन फिल्टर कंपोनेंट से होते हुए वो इस रिले और एनटीसी से होते हुए कहाँ पे पहुंच जाती है, ब्रिज पे पहुंच जाती है। ब्रिज के पास एक कैप लगा होता है, तो ब्रिज और कैप मिलके 300 प्लस डीसी बोल्ट बनाते हैं। वही 300 प्लस डीसी बोल्ट सबसे पहले बूस्ट सर्किट को यानी पीएफसी सर्किट को दिया जाता है। वहाँ पे मॉसफेट का यूज होता है, पावर डायोड का यूज किया जाता है। उनसे सप्लाई होते हुए कहाँ पे पहुँचती है, मेन फिल्टर कैपेसिटर पे पहुँचती है। जैसे ही मेन फिल्टर कैपेसिटर पे ब्रिज की वोल्टेज को दिया जाता है तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, अपने अंदर वोल्टेज को स्टोर कर लेगा और यहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि ये जो चार्जर है वो पीएफसी बेस है। अभी हम फ्लाईबैक एसएमपीएस के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे हमने सर्किट नहीं बनाया, क्योंकि जो पीएफसी बेस सर्किट होते हैं जिसमें हाई स्विचिंग कराई जाती है वो 400 प्लस डीसी पे कराई जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब पोलराइज कैपेसिटर यानी एमएफसी के पास वोल्टेज आता है तो ये वोल्टेज की सप्लाई में अगर देखेंगे तो यानी पीएफसी सर्किट को फ्लाईबैक एसएमपीएस को चालू करने के लिए यहीं से वोल्टेज को आगे पास कराया जाता है। जब एमएफसी के पास वोल्टेज आएगा तभी ये सर्किट काम करेगा। अगर एमएफसी के पास वोल्टेज नहीं आएगा तो फ्लाईबैक एसएमपीएस स्लीप मोड में रहेगा। यानी फ्लाईबैक एसएमपीएस अगर काम नहीं करेगा तो आपका टोटल चार्जर डेड कंडीशन में चला जाता है। मतलब उसमें एसी डीसी कुछ भी दीजिए कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यही एसएमपीएस है कि जितने भी आईसी लगी है या जितने भी सेक्शन होते हैं जो 12 वोल्ट से 24 वोल्ट के बीच ऑपरेट होने वाले होते हैं, उन सबको एक्टिव करने का काम किसका होता है, फ्लाईबैक एसएमपीएस का होता है। इसीलिए जब भी चार्जर में आप एसी सप्लाई देते हैं तो सबसे पहले यही सर्किट आपका काम करेगा। जब ये सर्किट काम करेगा तभी आपका ए टू जी सर्किट एक्टिव मोड में जाएगी, तभी चार्जर आपका ऑन कंडीशन माना जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जब एमएफसी से सप्लाई निकलेगी तो यहाँ पे एक डायोड का यूज किया गया है जो कि नॉर्मली डायोड होता है। हमने यहाँ पे पोजीशन नंबर, कंपोनेंट की वैल्यू सब कुछ मेंशन कर दिया है ताकि आपको कंपोनेंट फाइंड करने में या इसकी वैल्यू को पता करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स का यूज है उसका पोजीशन नंबर, उसकी वैल्यू A to Z सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। तो यहाँ पे जो डायोड होता है इससे सप्लाई निकलती है। अब देखो डायोड में भी बड़ा कंफ्यूजन होता है कि डायोड यहाँ पे एक नॉर्मल होता है, एक रेक्टिफायर डायोड होता है। जब भी इसके एनोड से वोल्टेज पास होती है तो ये 0.7 वोल्टेज को ड्रॉप करके, जो कि इसका लीकेज वोल्टेज होता है, फिर वो आगे वोल्टेज को पास करता है। अब यही सप्लाई अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इस नंबर का यूज किया जाता है। इस नंबर जो कि आपको फ्लाईबैक एसएमपीएस में सबसे ज़्यादा यूज में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे पीएफ लगे होते हैं और फिर यहाँ पे रजिस्टर लगा होता है। यही सप्लाई T1 और T2 से होते हुए कहाँ पे पहुँचती है, इस आईसी के पिन नंबर 5, 6, 7, 8 पे। डायरेक्ट सप्लाई अगर डायोड के कैथोड से देखेंगे तो ये सप्लाई कहाँ पे पहुँच रही है, इस आईसी के पिन नंबर 5, 6, 7, 8 से, क्योंकि इस आईसी की जो ये पिनें होती है ये आपस में कनेक्टेड होती हैं और ये क्या होता है, मॉसफेट का ड्रेन होता है।
यानी ये जो होती है एक मॉसफेट टाइप की आईसी होती है। इसी के अंदर आईसी मॉसफेट जो होता है इनबिल्ट होता है। बाहर से जो पिनें होती है उस पिनों से पता किया जाता है कि इसके अंदर मॉसफेट का यूज किया गया है, इसीलिए इसको मॉसफेट आईसी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो मॉसफेट है इसी के अंदर इनबिल्ट होता है। अब यही सप्लाई जब सबसे पहले इनसे होते हुए, इन सारे कंपोनेंट से होते हुए यहाँ पे रेक्टिफायर डायोड का यूज किया जाता है, यानी स्पाइक वोल्टेजेस को रोकने के लिए इस नंबर का यूज किया जाता है। क्योंकि जब भी मॉसफेट ऑफ होता है तो स्पाइक वोल्टेज बड़ी स्पीड से बहुत ज़्यादा वोल्टेज आने की कोशिश करता है, तो ये इस नंबर सर्किट एक्टिव होकर उस वोल्टेज को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं, ताकि इस सेक्शन में लगे हुए कंपोनेंट आईसी या और भी कंपोनेंट्स लगे हैं तो वो कंपोनेंट्स ख़राब ना हो, इसलिए इस नंबर का यूज़ किया जाता है। वैसे इस नंबर का काफ़ी लंबा टॉपिक होता है, बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना होता है, तब जाके इस नंबर का पार्ट समझ में आता है। तो अभी फिलहाल के लिए स्पाइक वोल्टेज को रोकने का काम करता है। स्पाइक वोल्टेज अगर ज़्यादा आता है तो ये डायोड रेक्टिफायर डायोड होता है, ये एक्टिव होगा और एक्टिव होते ही उस वोल्टेज को यहाँ पे पास करके कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और उसको वहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया जाता है या हीट के रूप में उसे ख़त्म कर दिया जाता है। अब ये जो सप्लाई आती है तो सबसे पहले कहाँ पे दी जाती है, मॉसफेट के ड्रेन पे। अब इस आईसी का अगर वर्किंग प्रिंसिपल जाने, जैसे और भी फ्लाई बैक एसएमपीएस आईसी होती है तो उसको 2 वोल्टेज दिया जाता है। 2 वोल्टेज का मतलब होता है कि एक वोल्टेज से इस आईसी को अनलॉक किया जाता है, मतलब इस आईसी को डिसेबल से अनेबल किया जाता है। क्योंकि हर आईसी के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे एक सर्किट दी जाती है, हर आईसी के अंदर ये सर्किट आपको देखने को मिलेगा जिसे कहा जाता है यूबीएलओ। यूबीएलओ का मतलब होता है अंडर वोल्टेज लॉकआउट सर्किट। मतलब इस आईसी को जब भी आपको अनेबल करना होगा तो इसके अंदर का जो लॉक वोल्टेज होता है उस लॉक वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे आपको देना होगा, तभी ये आईसी अनेबल होगी। अगर लॉक वोल्टेज से अगर कम वोल्टेज यहाँ पे बनेगा तो ये आईसी हमेशा स्लीप मोड में रहेगी, ये आईसी अनेबल नहीं होगी। जब ये आईसी अनेबल नहीं होगी तो ये स्विचिंग मोड में नहीं जाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी स्टार्टअप रजिस्टर का यूज नहीं किया गया है, तो इसको VDD वोल्टेज मतलब इस आईसी को यूबीएलओ के उससे बाहर कैसे निकाला जाता है। तो इस आईसी के अंदर का जो कॉन्फ़िगरेशन सर्किट होता है, जब ड्रेन पे वोल्टेज दी जाती है तो वही वोल्टेज जो इसके अंदर की सर्किट होती है, कुछ वोल्टेज वहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स को लगाकर यहाँ पे वोल्टेज दिया जाता है 12 वोल्ट से 14 वोल्ट। जैसे ही उस कैपेसिटर को चार्ज कराने के लिए, ये बीसीसी कैपेसिटर होता है, इसको हमें चार्ज करना होता है और इसीलिए जब तक ये कैपेसिटर चार्ज होगा जब तक ये आईसी ऑफ मोड रहती है, क्योंकि अगर ये आईसी ऑन होगी फिर इस कैपेसिटर को चार्ज कराया जाएगा तो ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। तो इसके ड्रेन की वोल्टेज जो दी जाती है उसी में एक सर्किट बनाया जाता है इंटरनली। जब इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो उसी के द्वारा कुछ वोल्टेज कहाँ पे दिया जाता है, इस आईसी के पिन नंबर 4 को दिया जाता है। तो ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होने लगता है और जैसे ये कैपेसिटर चार्ज होकर 12 वोल्ट से 14 वोल्ट या 16 वोल्ट पे जाता है तो ये आईसी अनेबल हो जाती है। अब आईसी जैसे ही एक्टिव मोड में आती है यानी आईसी ऑन होती है तो आईसी का पहला काम होता है कि अपने अंदर लगे हुए ऑसिलेटर सर्किट को चालू करना। कभी भी ये आईसी चालू होती है तो ये सबसे पहले काम होगा कि अपने अंदर का जो पल्स जनरेट सर्किट होता है, यानी जिस पल्स के द्वारा इस मॉसफेट को स्विच किया जाएगा, उस सर्किट को आईसी क्या करती है, एक्टिव करती है। लेकिन कब करेगी, जब आईसी आपकी चालू होगी। तो चालू होने के लिए इतनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है जो कि इसको इंटरनली ही वोल्टेज इसको प्रोवाइड किया गया है। तो आईसी चालू होगी, अपने अंदर के ऑसिलेटर सर्किट को चालू करेगी। अब जैसे ही पल्स जनरेट सर्किट एक्टिव होगा तो ये आईसी क्या करेगी, मॉसफेट के गेट को ऑन ऑफ करना शुरू करेगी। पहले ये धीरे धीरे स्टार्ट होती है स्विचिंग मोड में जाने के लिए, तुरंत वो क्या होगा, स्पीड से स्विचिंग नहीं कराई जाती है। ये धीरे धीरे क्या करता है, स्विचिंग करने का मतलब ये होता है कि जब तक फीडबैक बाइंडिंग या ऑक्सिलरी बाइंडिंग चालू ना हो जाए, क्योंकि रनिंग वोल्टेज इस आईसी को जो मिलेगा वो ऑक्सिलरी बाइंडिंग से इसको रनिंग वोल्टेज दिया जाता है। तो रनिंग वोल्टेज इसको कब मिलेगा, जब ये प्राइमरी में एसी बनेगा तब इसके ऑक्सिलरी बाइंडिंग में एसी बनेगा। यहाँ पे रेक्टिफायर डायोड और कुछ पोलराइज कैपेसिटर को लगाकर यहाँ पे वही वोल्टेज बनाया जाता है जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट इस आईसी को होती है। तो ये एक तो स्टार्टअप वोल्टेज है जो आईसी खुद इस आईसी को स्टार्ट करने के लिए वोल्टेज दे रही है, और दूसरा रनिंग वोल्टेज जो मिलेगा वो उसके ऑक्सिलरी बाइंडिंग से रनिंग वोल्टेज देखने को मिलेगा। लेकिन ऑक्सिलरी कब काम करेगा, जब प्राइमरी एसी मोड में जाएगा, जब यानी प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा।
यानी जब प्राइमरी में एसी होता है तो ऑटोमेटिक क्या होती है, इसकी जो सहायक बाइंडिंग होती है यहाँ पे एसी आ जाती है। अब इस एसी सप्लाई को डायोड क्या करता है, रेक्टिफायर डायोड ओनली अनप्योर डीसी करता है। आप प्योर डीसी करने का काम जो करती है वो पोलराइज कैपेसिटर करती है। ये क्या करेगा, अनप्योर डीसी यानी नेगेटिव चीज़ों को रोक लेगा और पॉजिटिव को पास कर देता है। और ये कैपेसिटर क्या करता है, उसको प्योर डीसी करने का काम करता है। अगर रेक्टिफायर डायोड को देखेंगे तो इस तरह सर्किट में यूज किया जाता है। इसका काम होता है रेक्टिफिकेशन करना, यानी नेगेटिव चीज़ों को रोकना। ये प्योर डीसी नहीं बनाता है। अगर इसको एसी दिया जाता है इस तरीके से, तो जब भी आप देखेंगे तो ये इस तरीके से वोल्टेज पास करता है, यानी प्लस को पास कर देता है, नेगेटिव को रोक लेता है। अब यहाँ पे जो पल्स गया है, यानी जो अनप्योर डीसी गया है, इसमें कुछ एसी के पल्स हैं, यानी कुछ फ्रीक्वेंसी इसमें चली जाती है। यहाँ पे देखेंगे इसका मतलब क्या है कि जो ये अनप्योर डीसी है इसमें फ्रीक्वेंसी है, हमें उस फ्रीक्वेंसी को जीरो करना है, क्योंकि डीसी में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, केवल एसी में 50 से 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसीलिए इस फ्रीक्वेंसी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे पोलराइज कैपेसिटर का यूज किया जाता है। अब पोलराइज कैपेसिटर को जैसे ही अनप्योर डीसी मिलता है, ये कैपेसिटर चार्ज होता है। और जब भी कैपेसिटर चार्ज होता है ये एसी के फॉर्म में चार्ज होता है, यानी यहाँ पे जो कुछ फ्रीक्वेंसी आ गई है, जिस फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट आगे सर्किट को नहीं है, तो कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, यहाँ पे ग्राउंड कर देता है और यहाँ पे आपको प्योर डीसी वोल्टेज देखने को मिल जाता है। ये प्योर डीसी वोल्टेज होता है। प्योर डीसी हमेशा सीधा चलता है। तो रेक्टिफायर डायोड का यही काम होता है और कैपेसिटर का काम होता है प्योर डीसी करना। तो जब ऑक्सिलरी बाइंडिंग में एसी बनता है तो इस रेक्टिफायर डायोड और कैपेसिटर के द्वारा यहाँ पे प्योर डीसी बनाया जाता है। और जब यहाँ से वोल्टेज इसको मिलने लगता है तो ये इसका क्या होता है, रनिंग वोल्टेज होगा। और रनिंग वोल्टेज जब यहाँ से दिया जाएगा तो जो आईसी, इस आईसी को चालू करने के लिए स्टार्टअप वोल्टेज दिया था, वो स्टार्टअप वोल्टेज को रोक दिया जाएगा और रनिंग वोल्टेज लगातार यहाँ से इस आईसी को दिया जाएगा, जिससे ये आईसी जब तक लगातार क्या करेगी, स्विचिंग करती रहेगी और प्राइमरी और ऑक्सिलरी बाइंडिंग में एसी वोल्टेज हमें देखने को मिल जाता है। अब ऑक्सिलरी बाइंडिंग से जो वोल्टेज आउट किया जाता है, देखिए इस आईसी की खासियत यही है कि ये आईसी ऑक्सिलरी के वोल्टेज से ये रीड करती है कि हमारा सेकेंडरी सर्किट काम कर रहा है कि नहीं, सेकेंडरी सर्किट में वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसको ये रीड कर रही है ऑक्सिलरी बाइंडिंग से। यहाँ पे देखेंगे तो एक रजिस्टर और एक डायोड को लगाकर इसको यहाँ पे वोल्टेज दिया जाता है, जिससे ये आईसी रीड करती है कि आउटपुट सेक्शन हमारा काम कर रहा है, यानी ये एसएमपीएस प्रॉपर स्विचिंग मोड में है, यानी प्रॉपर स्विचिंग हो रहा है। अगर इस वोल्टेज में कोई कमी बेसी होगा तो ये आईसी तुरंत समझ जाएगी और ये क्या करेगी, इस आईसी को डिसेबल कर देगी। और ये आईसी डिसेबल हो जाएगा तो ये सर्किट खराब होने से बच जाता है। फीडबैक का मतलब ये होता है, बहुत सारे चार्जरों में देखेंगे तो आउटपुट का फीडबैक देने के लिए TL431 ऑप्टो कपलर का यूज किया जाता है, लेकिन इस आईसी में देखेंगे यहाँ पे ऑप्टो कपलर TL431 का यूज नहीं किया गया है। इस ऑक्सिलरी वोल्टेज के द्वारा वो रीड कर लेती है कि आउटपुट में कितना वोल्टेज बन रहा है, कितना वोल्टेज नहीं बन रहा है, उसको ये आईसी रीड कर लेती है। तो ये फीडबैक है। अगर यहाँ पे वोल्टेज गड़बड़ाता है, जैसे ये रजिस्टर कभी कभी वैल्यू को बढ़ा लेता है, अब वैल्यू को बढ़ा लेगा, यहाँ पे कम वोल्टेज आएगा, तो ये आईसी क्या करेगी, इसको डिसेबल कर देगी और ये आईसी क्या करेगी, स्विचिंग मोड में नहीं जाएगी, मतलब ये आईसी वर्क नहीं करेगी, तो आपका एसएमपीएस चालू नहीं होता है। ऐसे प्रॉब्लम आपको काफ़ी देखने को मिलता है। इसी ऑक्सिलरी वोल्टेज के द्वारा यहाँ पे जो वोल्टेज बनाया जाता है, वो वोल्टेज किसको दिया जाता है, यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा होता है UTC 7878M12 एक आईसी होती है। तो जब इस आईसी को इनपुट दिया जाता है रेगुलेटर को, तो ये आउटपुट देती है, कितना देती है, 12 वोल्ट की सप्लाई, यानी 12 वोल्ट से 14 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये किसको दिया जाता है, PFC ड्राइवर आईसी। अब PFC ड्राइवर आईसी को एक्टिव करने के लिए यहाँ से जो ऑक्सिलरी से वोल्टेज आउट होता है, उसकी सप्लाई में एक रेगुलेटर आईसी को लगाकर इस PFC ड्राइवर आईसी को चालू किया जाता है। और जैसे PFC ड्राइवर आईसी चालू होती है, सबसे पहले MFC के वोल्टेज को रीड करती है, क्योंकि यही PFC सर्किट को ऑपरेट कराएगी। अगर इसको MFC का फीडबैक नहीं मिलेगा तो ये PFC को ड्राइव नहीं करेगी, आपका सर्किट चालू नहीं होगा। भले आपका एसएमपीएस काम करे, 12 वोल्ट बन जाए, हर चीज़ ओके हो जाए, लेकिन ये ड्राइवर आईसी क्या करेगा, PFC सर्किट को चालू नहीं करेगा। तो ये जैसे ही ऑन होता है, सबसे पहले MFC के वोल्टेज को चेक करता है, यानी वोल्टेज एम्पियर को रीड
करता है, और जब इसको पता चल जाता है कि यहाँ पे वोल्टेज एम्पियर कम है तो ये क्या करता है, बूस्ट मॉसफेट को चालू करने के लिए ड्राइव आउट करता है। तो इस आईसी को एक्टिव करने के लिए इसी ऑक्सिलरी बाइंडिंग से इस आईसी को एक्टिव किया जाता है। फीडबैक का काम होता है कि अपने आउटपुट को कंट्रोल करे, कितने वोल्टेज बनाना है, कितने एम्पियर देना है, वो सारा डिसाइड करता है, फीडबैक करता है। अब इस तरीके से जब आईसी ये स्विचिंग मोड में चली जाती है तो इसके सेकेंडरी में हमें वोल्टेज देखने को मिलते हैं। यहाँ से भी आपका एसी पास कराया जाता है, यहाँ पे रेक्टिफायर डायोड लगा होता है। ये रेक्टिफायर डायोड सेम होते हैं, ये M7 डायोड होता है। तो यहाँ से जो एसी वोल्टेज पास कराया जाएगा उसको प्योर डीसी करने के लिए रेक्टिफायर और पोलराइज कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। और यहाँ से जो वोल्टेज बनता है, जैसे कि यहाँ पे 12 वोल्ट से 16 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलती है, वो वोल्टेज दिया जाता है इस रेगुलेटर आईसी को। अब जैसे इस रेगुलेटर आईसी को इनपुट मिलता है तो ये क्या करता है कि यहाँ पे फैन और रेगुलेटर आईसी को वर्क करने के लिए ये वोल्टेज यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब इसी वोल्टेज से देखेंगे तो एक और रेगुलेटर आईसी उसी में लगी होती है 7812, वो भी वही आईसी होती है। तो इसको जब इनपुट वोल्टेज मिलता है तो ये आउटपुट बनाती है, 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आउट करेगा, और ये 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है रिले कॉइल यानी डीसी रिले कॉइल को दी जाती है, और यही सप्लाई आपकी दी जाती है PWM ड्राइवर आईसी को। PWM ड्राइवर आईसी जो हाफ ब्रिज एसएमपीएस को चलाने के लिए यूज की गई है। तो ये इस तरीके से जब ये एसएमपीएस काम करता है तो इसका A to Z सर्किट चालू हो जाता है। अब यहाँ पे अगर रेगुलेटर को देखेंगे, जब रेगुलेटर को इनपुट दिया जाता है तो रेगुलेटर या तो 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट जो कि कंट्रोलर आईसी को ऑन करने के लिए ये वोल्टेज दिया जाता है। अब कंट्रोलर आईसी को जब ये वोल्टेज मिलता है तो कंट्रोलर आईसी ऑन होती है। अब ऑन होने के बाद उसका दो ही काम होता है, एसी और प्लस डीसी को चेक करती है। तो जैसे कंट्रोलर आईसी ऑन होगी, एसी प्लस डीसी को रीड करेगी, और एसी प्लस डीसी को रीड करने के बाद वो क्या करेगी, PWM ड्राइवर आईसी को चालू कर देगी। और PWM ड्राइवर क्या करेगा, ड्राइवर ट्रांसफार्मर को चालू करेगा, और ड्राइवर ट्रांसफार्मर दोनों पुश पुल स्विचिंग मॉसफेट को अल्टरनेट फॉर्म में स्विचिंग कराएंगे, जिससे मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में एसी बन जाएगा और सेकेंडरी से वोल्टेज आउट हो जाएगा। लेकिन ये सब चालू होने के बाद सबसे पहले जो आपका सर्किट चालू होगा वो PFC सर्किट चालू होगा। और PFC सर्किट जब चालू होगा तो अब PFC सर्किट के बारे में, यानी कि PFC सर्किट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका भी इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई ना कोई सर्किट का यूज किया जाता है, जिस सर्किट के द्वारा कंट्रोलर आईसी को इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि PFC सर्किट हमारा वर्क कर गया है। अब लोड को चालू करने के लिए, यानी मेन ट्रांसफार्मर या पुश पुल स्विचिंग मॉसफेट को चालू करने के लिए ड्राइवर आईसी को चालू किया जाए, तब कंट्रोलर आईसी क्या करती है, PWM ड्राइवर आईसी को ट्रिगर करेगी, यानी अनेबल करेगी, और वो ड्राइवर आईसी स्विचिंग करने के लिए वहां से पल्स आउट करेगा, जो कि आपके में जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है उसके प्राइमरी में एसी बनाकर उसको क्या करेगा, सेकेंडरी से एसी पल्स को आउट कराया जाता है। तो ये है इसका फ्लाईबैक एसएमपीएस, जो कि काफी इंपॉर्टेंस है। अगर चार्जर के बिहाफ पे देखा जाए तो फ्लाईबैक एसएमपीएस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्जर टोटली अगर एक्टिव मोड में जाता है तो वो फ्लाईबैक एसएमपीएस के द्वारा जाता है। अगर फ्लाईबैक एसएमपीएस आपका खराब हो जाएगा या फ्लाईबैक एसएमपीएस स्विचिंग मोड में नहीं जाएगा तो आपका टोटली चार्जर क्या होगा, डेड होगा, क्योंकि मेन आईसी भी आपकी क्या होगी, जब ऑन ही नहीं होगी तो चार्जर आपका चालू नहीं होगा। PFC ड्राइवर आईसी अगर चालू नहीं होगा तो PFC सर्किट काम नहीं करेगा। आप जब भी एसी सप्लाई जब भी देंगे तो आपको यहाँ पे 300 प्लस डीसी मिलेगा, लेकिन अगर ये सर्किट काम नहीं करेगा तो ना PFC ड्राइवर आईसी चालू होगी, ना कोई भी आईसी या कोई भी सेक्शन यहाँ पे ऑन नहीं होगा। अगर कोई भी सेक्शन इसका चालू नहीं होगा तो ये चार्जर टोटली क्या होता है, डेड कंडीशन में जाता है। जब भी आप चार्जर में एसी लगाओगे 300 प्लस मिलेगा, लेकिन ये पूरा सर्किट आपका टोटल स्लीप मोड में रहेगा, यानी डिसेबल रहेगा, सर्किट आपका वर्क नहीं करेगा। तो ये है ओला ईवी चार्जर में यूज होने वाले फ्लाईबैक एसएमपीएस। इसी एसएमपीएस के द्वारा ओला के चार्जर में सारे सर्किट को एक्टिव कराया जाता है, और ये इसका पहला सर्किट होता है। तो ये है हमारा फ्लाईबैक एसएमपीएस, जो कि बहुत सारे चार्जरों में यूज की जाती है। तो ये था फ्लाईबैक एसएमपीएस जो ओला ईवी चार्जर में हमें देखने को मिलती है, और इसका हमने सारा प्रोसेस बताया कि क्या काम करती है, कैसे काम करती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियोस के साथ। आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए,
और इसी तरह एडवांस लेवल की रिपेयरिंग की वीडियोस देखने के लिए मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में एडवांस लेवल की रिपेयरिंग कराई जाती है। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों के चार्जर आते हैं, कंट्रोलर आते हैं, मैकेनिकल आते हैं, वो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में एक प्रॉपर तरीके से विद प्रैक्टिकल के साथ सिखाया जाता है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम थ्योरी अगर आपको पढ़ाएंगे तो आप रिपेयरर कभी नहीं बन सकते हैं। जब हम कोई चीज़ प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे तभी आप प्रॉपर तरीके से रिपेयरर बन सकते हो। तो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में कोई भी चीज़ होता है वो प्रॉपर प्रैक्टिकल के द्वारा ही सिखाया जाता है। हर एक चीज़ का प्रैक्टिकली बताया जाएगा। इसी SMPS में जो भी प्रॉब्लम आते हैं इसको लाइव आपके सामने रिपेयर करके इस SMPS को ओके करने का तरीका बताया जाता है। तो अगर आप भी एडवांस लेवल की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में एक बार ज़रूर विजिट करें। थैंक यू।